राष्ट्रीय आय की माप से संबंधित इस दूसरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में अपन राष्ट्रीय आय की दूसरी विधि आय विधि के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। राष्ट्रीय आय मापन की इस विधि को वर्गीकृत कार्यों के अनुसार विधि या साधन भुगतान विधि भी कहा जाता है। इस विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय मापन करने के लिए 4 प्राथमिक संसाधनों, जिनमें श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमी शामिल हैं, उनकी उत्पादन सेवाओं के बदले में प्राप्त प्रतिफल जो कि मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ के रूप में है, उनका सभी उद्यमों के संदर्भ में योग किया जाता है और इस विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की माप की जाती है। इस विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की माप करने के लिए विभिन्न चरणों का अनुसरण करना होता है। सबसे पहला जो चरण जो पूर्व विधि में देखा गया था कि उत्पादक उद्यमों की पहचान करना, यानी एक अर्थव्यवस्था में जितनी भी उत्पादक गतिविधियां या उत्पादन व्यवसाय हैं उनको पहचानना, उनका विभिन्न व्यवसायों के अनुसार वर्गीकरण करना। इस संदर्भ में एक अर्थव्यवस्था को सामान्यतः मोटे रूप से 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। एक क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र और तीसरा क्षेत्र है टर्शियरी सेक्टर या सेवा क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों का विस्तृत जो जानकारी है वो पहले वाली विधि में अपन ने प्राप्त कर ली थी। दूसरा जो चरण है वो है साधन आय को ज्ञात करना और साधन आय कितने प्रकार की है, कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, इसका वर्गीकरण करना। साधन आय क्या है, यानी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जो संसाधन हैं, मुख्य रूप से 4 संसाधन, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, वो अपने कार्य के बदले या उत्पादन सेवाओं के बदले में जो आय का अर्जन करते हैं उसे साधन आय कहा जाता है। ये राष्ट्रीय आय का एक महत्वपूर्ण या एकमात्र भाग माना जाता है। राष्ट्रीय आय में साधन आय के अलावा जो अनार्जित आय होती है, जैसे हस्तांतरण, भुगतान, इनको शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इनसे किसी भी नई सेवा का सृजन नहीं होता है। साधन आय को राष्ट्रीय आय मापन की दृष्टि से 4 भागों में विभाजित करने की परंपरा है। सबसे पहला जो साधन आय का भाग है वो है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर और कर्मचारी जो शारीरिक और मानसिक मेहनत या रोजगार करते हैं, उनकी नगद मजदूरी को और वेतन को, उनको प्राप्त होने वाली वस्तु रूप में जो भुगतान होते हैं जिन्हें फ्रिंज बेनिफिट कहा जाता है, साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में इन कार्मिकों के जो मालिक हैं उनके योगदान को भी इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारियों की जो पेंशन है उसे भी कर्मचारियों के पारिश्रमिक के अंतर्गत रखा जाता है और ये राष्ट्रीय आय का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। साधन आय का दूसरा महत्वपूर्ण जो भाग है वो है प्रचालन अधिशेष। इसके अंतर्गत उत्पादन के जो 3 संसाधन हैं, भूमि, पूंजी और उद्यमी, उनके प्रतिफलों को शामिल किया जाता है। इसमें लगान, ब्याज और लाभ को शामिल किया जाता है। यहाँ लाभ को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। लाभांश, यानी एक कंपनी के द्वारा शेयर धारकों को जो लाभ में हिस्सा दिया गया है उसे लाभांश कहा जाता है। लाभ में से सरकार को जो कर का भुगतान किया गया है, जिसे कॉरपोरेट टैक्स कहा जाता है, उसे निगम कर के रूप में यहाँ शामिल किया गया है। इसी तरह लाभांश और निगम कर का भुगतान करने के बाद कंपनी के पास लाभ की जो शेष राशि बची है उसे अवितरित लाभ कहा जाता है या उद्यमों की बचत कहा जाता है। इस तरह प्रचालन अधिशेष में इन तीनों संसाधनों के प्रतिफलों को शामिल करते हैं। अगला जो साधन आय का प्रकार है वो है मिश्रित आय।
अर्थव्यवस्था में बहुत से साधन या व्यक्ति स्वरोजगार में लगे हुए होते हैं, जैसे छोटे किसान, छोटे दुकानदार, डॉक्टर इत्यादि। इन संसाधनों के द्वारा अपने रोजगार में अपने ही स्वयं के विभिन्न संसाधनों जैसे भूमि, पूंजी और श्रम के रूप में कार्य किया जाता है। इसलिए इनकी जो आय होती है उसे मिली जुली आय कहा जाता है और इसे मिश्रित आय कहते हैं। ये भी राष्ट्रीय आय का एक महत्वपूर्ण भाग मानी जाती है। कर्मचारियों के पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष और मिश्रित आय, इन तीनों साधन आयों का विभिन्न उद्यमों में योग करके, यानी प्राथमिक क्षेत्र में इन तीनों आयों का, द्वितीयक या विनिर्माण क्षेत्र में इन तीनों आयों का योग करके और तृतीयक क्षेत्र में इन तीनों आयों का योग करने के बाद में जो आय प्राप्त होती है उसे साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यानी एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में इन सभी संसाधनों द्वारा तीनों क्षेत्रों में जो आय का सृजन किया जाता है उसका योग साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन कहा जाता है। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को शामिल कर लिया जाए तो इसे साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पादन कहा जाता है। इस तरह राष्ट्रीय आय की गणना साधन आय के इन तीनों प्रकारों में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़कर ज्ञात की जा सकती है। साधन आय की गणना किस प्रकार से की जाती है, ये भी इस विधि द्वारा राष्ट्रीय आय गणना का एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। सबसे पहले प्रत्येक उद्यम में इन संसाधनों को भुगतान की गई राशि को साधनों की प्रयोग की गई मात्रा से गुणा किया जाता है और एक उद्यम के लिए इन संसाधनों को भुगतान की गई राशि का योग प्राप्त किया जाता है। फिर एक उद्योग में जितने उद्यम होते हैं उन सब के द्वारा जो राशि भुगतान की गई है इन चारों संसाधनों को, उसका योग प्राप्त किया जाता है। और फिर समस्त अर्थव्यवस्था में जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जो जितने भी उद्योग हैं उन सभी उद्योगों के द्वारा इन चारों संसाधनों यानी भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी को जो राशि प्रदान की गई है उनके उत्पादन कार्यों के प्रतिफल के रूप में उनका योग प्राप्त करके साधन आय की गणना की जाती है। संक्षेप में आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय के मापन को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। अर्थव्यवस्था के जो तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों में प्रत्येक क्षेत्र में कर्मचारियों के पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष और स्वनियोजितों की मिश्रित आय, इन तीनों का योग प्राप्त किया जाता है। इन तीनों के योग को शुद्ध घरेलू आय या साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय कहा जाता है। इस साधन आय में जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को शामिल कर लिया जाए तो शुद्ध राष्ट्रीय आय यानी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन प्राप्त किया जाता है, जिसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इस समुच्चय में अपन विभिन्न प्रकार के राशियों को जोड़कर या घटाकर अन्य प्रकार के राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चयों को प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय की इस विधि में भी हमें कुछ सावधानियां रखने की आवश्यकता होती है। जब राष्ट्रीय आय की गणना आय विधि के द्वारा की जाती है तो उसमें हस्तांतरण आय से संबंधित जो भुगतान होते हैं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्तियां और जेब खर्च, इनको शामिल नहीं किया जाता, जैसा कि इस बारे में पूर्व में चर्चा की जा चुकी है, क्योंकि ये एक पक्षीय भुगतान माने जाते हैं। इसी के साथ जो गैर कानूनी क्रियाएं हैं जैसे स्मगलिंग, चोरी, जुए आदि से जो आय प्राप्त होती है उसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। काले धन की राशि को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं माना जाता है। पुरानी वस्तुओं जिनका उत्पादन पूर्व के फाइनेंशियल ईयर्स में हुआ है उनको वर्तमान राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है।
लेकिन इन वस्तुओं के क्रय विक्रय में शामिल सेवा प्रदाताओं, जिन्हें दलाली और कमीशन के रूप में आय प्राप्त होती है, उसे उस वर्ष की आय में शामिल किया जाता है। इसी तरह शेयर्स और बॉन्ड्स का क्रय विक्रय राष्ट्रीय आय का भाग नहीं माना जाता, क्योंकि ये स्वामित्व हस्तांतरण को अभिव्यक्त करता है और इससे उत्पादन में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। इसी तरह अचानक जो लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे लॉटरी के रूप में, इसी प्रकार से पूंजीगत लाभ के रूप में, इनको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इनकी कोई निश्चितता नहीं पाई जाती है। इस तरह आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का माप किया जाता है।